बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब खैर वाफियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मिड टर्म की प्रिपरेशन कर रहे हैं सब्जेक्ट CS201 इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग, जिसमें प्रोग्रामिंग है C++। इसमें सबसे मज़े की बात यह है कि मैंने एक तो जो सारे MCQs हैं सारे इंपॉर्टेंट इसमें कलेक्ट किए हैं, जो कि पेपर में तकरीबन आते रहते हैं या उनके कंसेप्ट के रिलेटेड। प्रोग्रामिंग भी इसमें जो प्रोग्रामिंग के रिलेटेड हैं, जो स्टूडेंट्स को प्रोग्रामिंग बिल्कुल नहीं आती C++, ठीक है, ये बहुत कमज़ोर हैं, तो उनको भी इंशाल्लाह इसमें जो MCQs हैं उनमें से काफ़ी सारा कंसेप्ट दे दूंगा। इंशाल्लाह इस अहल हो जाएंगे कि वो अपना पेपर अच्छे तरीके से अटैम्प्ट कर सकें। सेकेंडली ये कि मैंने मिड टर्म की प्रिपरेशन के लिए जो सब्जेक्टिव है CS201 की, उसके लिए मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बनाई हुई है। 8 से 10 मिनट में मैंने सब्जेक्टिव कवर करवाए हुए हैं कि जिसमें प्रोग्रामिंग के रिलेटेड किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, और ये है कि उसको हल किस तरह से किया जाता है। तो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं कि एरर वगैरह फाइंड करने होते हैं वगैरह वगैरह, तो स्टूडेंट्स को जिनको बेसिक्स ही पता नहीं होता तो वो इन चीज़ों को मिस कर जाते हैं। तो उसमें काफ़ी हद तक कंसेप्ट है, इंशाल्लाह आपके सब्जेक्टिव भी उसमें कवर हो जाएगा, और इसमें भी इंशाल्लाह कोशिश करते हैं मैक्सिमम चैप्टर कर सकें। तो शुरू करते हैं वक्त ज़ाया किए बगैर। इसमें पहली MCQs है व्हाट इज़ प्रोग्रामिंग। इसका करेक्ट आंसर देख लें, बी है अ प्रीसाइज सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। इसका कंसेप्ट देखें कि अब आपने ये डेफिनेशन तो कर ली आप, लेकिन इसका कंसेप्ट हर किसी के पास नहीं है। पहले बात तो इसमें समझ लें कि जो प्रॉब्लम होता है प्रोग्रामिंग के लैंग्वेज में, ये टास्क ही होता है। फॉर एग्जांपल आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एक आपको टास्क दिया जाता है कि एक आपको कैलकुलेटर बनाएं, उसमें फिर आप उसको डिफरेंट टास्क में डिवाइड करेंगे, ठीक है, कि इसमें ऑपरेटर किस तरह यूज़ करने हैं। फिर मैं अगर प्रोग्राम लिख रहा हूँ तो इसका आउटपुट कैसे फिर शो करवाना है, ठीक है, वैल्यूज़ कैसे लेनी है यूज़र से। तो इसी तरह मैं सारे टास्क को ना डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर दूंगा। तो इसका जो सोल्यूशन होता है, तो ये प्रॉब्लम ही सॉल्व प्रॉब्लम ही कहलाता है, ठीक है। टास्क को प्रोग्रामिंग के लैंग्वेज में प्रॉब्लम कहा जाता है। ए प्रिसाइज सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स मतलब ये है कि जो टास्क आपने तरतीब दिए हुए हैं, ठीक है, उनको सॉल्व करने के लिए जो ये सीक्वेंस क्या कहलाता है, प्रोग्रामिंग कहलाया जाता है। नेक्स्ट इसको चलते हैं। सेकंड जो है, वन प्रोग्रामिंग वन शुड रिमेंबर दैट। जब आप प्रोग्रामिंग कर रहे हो तो एक चीज़ जहन में रखा करें, क्या कंप्यूटर्स आर स्टूपिड एंड डू एग्जैक्टली व्हाट दे आर टोल्ड। मतलब ये है कि जब आप प्रोग्रामिंग करने बैठें तो ये समझें कि कंप्यूटर स्टूपिड्स होते हैं। मतलब ये कि सोचने की कोई खुद से ताकत नहीं रखते, और वो वही करेंगे जो आप इसको बताएंगे। बाकी ऑप्शन देख लें, लेकिन मैं आपको जो ये आपके हैंडआउट्स में भी एज इट इज़ ही मेंशन है, ठीक है। तो थर्ड MCQ की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ स्किल नीडेड फॉर प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग के लिए कौन सी स्किल की ज़रूरत नहीं होती। अटेंशन टू डिटेल भी ज़रूरत होती है, एनालिटिकल थिंकिंग भी ज़रूरत होती है, और एबिलिटी टू रिमेंबर ये आपको ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। कोड को याद करने की आपको सलाहियत नहीं चाहिए, ठीक है। तो क्रिएटिव सिंथेसिस ये भी इम्पोर्टेंट है, ये ज़रूरी होता है। चौथे MCQ की तरफ चलते हैं। वाई इज़ इट इज़ इम्पोर्टेंट टू कॉमेट कोड। कॉमेट कोड मैं आपको पहले बता दूं, जब आप प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं, ठीक है, तो वो तो जो आप लिखते हैं उसको तो एग्जीक्यूट किया जाता है, उसका आउटपुट भी आ जाता है, ठीक है। जिस तरह के मैंने आपको पहले एक एग्जांपल दिया कि अगर आप प्रोग्रामिंग के ज़रिए कैलकुलेटर बना रहे हैं, ठीक है, या कोई गेम बना रहे हैं, जो आपने लाइंस लिखी हैं, कोड लिखा है, तो वो तो एग्जीक्यूट होना है, कंप्यूटर ने उसको चलाना है। कुछ इस तरह के भी होंगे कि जो आप समझते हैं कि मुझे याद रह जाए कि ये लाइन मैंने किस लिए लिखी थी, या आप ये चाहते हैं कि जो इसको दोबारा कोई इस कोड को देखे तो इस लाइन का मकसद समझ सके कि इस लाइन का मकसद क्या है, तो ऊपर आप ऐसे कॉमेंट लिख देते हैं उसके ऊपर, ठीक है। तो वो होता है इसमें कॉमेंट कोड का से मुराद ये है। अब हर लैंग्वेज के अपना अपना कॉमेंट के तरीके हैं। ये डबल स्लैशेस जो है एक लाइन को कमेंट करने के लिए होता है, ठीक है। डबल स्लैशेस ये भी MCQs के लिए आ सकता है, ठीक है। या आप डिफरेंट लाइंस करना चाह रहे हैं तो स्टैरिक और सिंगल स्लैश और स्टैरिक से, और फिर इसी तरह क्लोज भी आपने इसी तरह से कर देना है। आई होप आपको इस चीज़ की समझ आ गई होगी, कमेंट की भी, और कमेंट देना किस तरह है ये भी। ये डबल लाइंस के लिए और सिंगल लाइन के लिए, ये भी MCQs के लिए याद कर लें।
डबल स्लैशेस आ जाती हैं। कमेंट का आपको मकसद भी समझ आ गया। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ की तरफ चलते हैं। फिफ्थ एमसीक्यूज़ है, व्हाट इज़ वन वे टू इंश्योर कोड इज़ अंडरस्टैंडेबल, कि कोई एक चीज़ जो आप कोड को अंडरस्टैंड करने के लिए इंतहाई ज़रूरी होनी चाहिए, वो ये है कि एक तो आप जो वेरिएबल्स हैं, वेरिएबल के नाम वो बिल्कुल क्लियर लिखें, ठीक है। और दूसरा ये कि कॉमर्स उसमें ऐड करें, जिस तरह के कॉमर्स हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं पिछली प्रीवियस एमसीक्यूज़ में। क्लियर वेरिएबल नेम से क्या है कि अगर आप जिस तरह के कोई प्रोग्राम बना रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने वो स्टूडेंट का सारा डेटा लिखना है उसमें प्रोग्राम में, तो आपने स्टूडेंट एक वेरिएबल जो स्टूडेंट की सारी वैल्यूज़ उसमें लिखनी है, तो आपने वेरिएबल स्टूडेंट के ही नाम से लिख लेना है। ऐसा नहीं करना ST जस्ट एक मेंशन कर दिया और बस अपने जहन में माइंड में रख लिया, तो ये क्लियर वेरिएबल तो नहीं होगा ना। तो इसीलिए कहते हैं कि जो क्लियर वेरिएबल नेम्स हैं ना, वो आप बिल्कुल क्लियर रखें और कमेंट्स भी साथ कोड में दें, ताकि ये सॉरी ताकि ये कोड जो है अंडरस्टैंडेबल हो। इसको मैं हाईलाइट भी कर दूं। चलें जी, नेक्स्ट एमसीक्यूज़ की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ वही मेरे ख्याल में व्हाट इज़ प्रोग्रामिंग, ये रिपीट हो रहा है, सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। तो ये मेरे ख्याल में ये इसको पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, पहली एमसीक्यूज़ थी। इसको हाईलाइट भी कर लेते हैं। सीक्वेंस ओके, सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट कैटेगरी ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। अच्छा जी, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर की दो किस्में होती हैं। ये एमसीक्यूज़ में ये अपना कंसेप्ट क्लियर कर लें, इस तरह के बहुत सारे एमसीक्यूज़ आएंगे। आपका ये रट्टे की बजाय ये कंसेप्ट होना लाजमी है। इस चीज़ को, छोटी सी चीज़ है, इसको देख लें कि सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ये सॉफ्टवेयर की ये दो किस्में हैं। जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है उसकी तीन किस्में हैं, ठीक है। ये तीन मेंशन है, ठीक है। और ये ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। ये ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा होता है? आपकी विंडोज़ हो गई, जो कि आपकी डिवाइस को, कंप्यूटर को, लैपटॉप को या अपने मोबाइल, आपके मोबाइल के लिए उसको चलाने के लिए उसका अपना ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। और ये विंडोज़ जो इसको चला रही हैं आपके लैपटॉप या कंप्यूटर को, ये विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसके अलावा लिनक्स, यूनिक्स, ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं जो कि किसी डिवाइस को चलाने के लिए इंतहाई ज़रूरी होते हैं, ठीक है। अब वो हो गए। और फिर होती है डिवाइस ड्राइवर, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर की वो किस्म है, ठीक है, जिसमें ये हार्डवेयर के साथ कनेक्ट करती है। हार्डवेयर के साथ जिस तरह माउस हो गया, ठीक है, फ्लैश इस्तेमाल करते हैं या कीबोर्ड इस्तेमाल करते हैं, तो ये इसको जो कंट्रोल करती है वो डिवाइस ड्राइवर्स हैं, जो कि सिस्टम सॉफ्टवेयर की एक किस्म है। यूटिलिटीज़ क्या है? ये आपकी जो डिवाइस की परफॉर्मेंस है या फाइल हैंडलिंग है, जो मैनेजमेंट है, उसको कंट्रोल करने में मदद देती है। सबसे इसकी आसान जो एग्जांपल है वो एंटीवायरस है, ठीक है। ये आपके सिस्टम की परफॉर्मेंस बढ़ाने में और वायरसेस को डिलीट करने में। इसके अलावा फ़ाइल मैनेजमेंट है इसमें, ठीक है। और भी काफ़ी सारी इसमें आ जाती हैं। तो ये इसमें जो मेन डिफरेंट है। और जो आपकी लैपटॉप की, कंप्यूटर की, जो लैपटॉप की सॉरी बैटरी चेक करने के लिए और उसको मज़ीद उसमें जो है उसको सेव करने के लिए भी सॉफ्टवेयर यूज़ होते हैं, यूटिलिटीज़ में आते हैं। तो मैं इसको दोबारा रिपीट करता चलूँ, क्योंकि ये इंतहा इम्पोर्टेंट है कि सॉफ्टवेयर की दो किस्में होती हैं, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन की मज़ीद तीन है, ऑपरेटिंग सिस्टम और डिवाइस ड्राइवर्स और यूटिलिटीज़। तो इसमें वो पूछ रहा है कि इसमें सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन सा नहीं है, स्प्रेडशीट। अच्छा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं? जो हम अपने इस्तेमाल के लिए, हम अपनी ज़रूरत के मुताबिक इस्तेमाल करने के लिए यूज़ करते हैं, तो वो होते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जिस तरह के व्हाट्सएप हो गया, ठीक है, MS वर्ड या जितने भी दूसरे कोई इस तरह के वीडियो एडिटर या कोई और इस तरह के प्रोग्राम्स आ जाते हैं, ठीक है। तो ये आ जाते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में। 8वें MCQs की तरफ चलते हैं। विच लैंग्वेज वाज प्रीमियरली यूज्ड फॉर डेवलपिंग द यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में आपको बता दें, ये पहला मल्टीटास्किंग एक ऑपरेटिंग सिस्टम था। इसके बाद ही सारे लिनक्स और ये विंडोज़ आजकल जदीद जितनी भी आई हुई हैं, ये तो बाद में
ये पहली जो मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम पहला बार जो आया था यूनिक्स, ये सी लैंग्वेज की उस मदद से बना था 1970 में। ठीक है, ये सी यहाँ पर टिक कर लें। नेक्स्ट हम सी की तरफ चलते हैं। व्हाट डज आर डिवाइस ड्राइवर डू, ये हम इसका पहले ही कंसेप्ट ले चुके हैं, तो देखेंगे एमसीक्यूज दोबारा आ रही हैं ये आपके इंशाल्लाह उसमें भी एग्ज़ाम में भी काफ़ी हद तक ये आती हैं मिड टर्म में, तो इसका थोड़ा सा कंसेप्ट आपने अच्छे तरीके से लेना है। व्हाट डज अ डिवाइस ड्राइवर डू, ठीक है, मैनेज फाइल्स, कम्युनिकेट्स बिटवीन द ओएस एंड हार्डवेयर, और ऑप्शन सी में है क्रिएट्स एप्लीकेशंस, और नॉन ऑफ द अबव, लेकिन ये कम्युनिकेट बिटवीन द ओएस एंड हार्डवेयर, ये इसका हम कंसेप्ट पहले ही ले चुके हैं। ओएस से मुराद ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम और हार्डवेयर को कम्युनिकेट करने के लिए, उनको जोड़ने के लिए। अच्छा, व्हाट इज़ द कंपाइलर, कंपाइलर क्या है? एक जो प्रोग्रामिंग हम लिखते हैं इसका कंसेप्ट देख लें। जो हम प्रोग्राम लिखते हैं, फॉर एग्जांपल C++ का प्रोग्राम लिख रहे हैं, अब उस प्रोग्राम को चलाने के लिए जो कंप्यूटर को दिया जाता है मशीन, एक तो होती है हाई लेवल लैंग्वेज और दूसरी होती है लो लेवल लैंग्वेज, ठीक है। तो जो कंप्यूटर में इसको आपने जो कोड लिखा है कंप्यूटर को देने के लिए, उसको चलाने के लिए, कंप्यूटर लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए क्या इस्तेमाल होता है? कंपाइलर। ये C++ की एग्जांपल है कि C++ का कोड जो है मशीन लैंग्वेज में या कंप्यूटर की लैंग्वेज में जो कन्वर्ट करता है वो कंपाइलर है, ठीक है। और इसकी खुसूसियत ये है कि ये पूरे के पूरे कोड को ही कन्वर्ट कर देता है मशीन लैंग्वेज में, कंप्यूटर की लैंग्वेज में। और आपको पता है कंप्यूटर की लैंग्वेज 0 और 1 है। खैर ये ब्रीफली हो जाएगा, लेकिन आपको कंसेप्ट देना ताकि इसके रिलेटेड जो MCQs आएंगी उसके लिए आपको कंसेप्ट होना चाहिए, आप अच्छे तरीके से कर सकें। कंपाइलर क्या है? एक जो है ट्रांसलेटर है जो कि ह्यूमन लैंग्वेज को, जो आपके कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करता है, ठीक है। और इसका एक और होता है इंटरप्रेटर, ठीक है। इंटरप्रेटर वो होता है जो लाइन बाय लाइन कोड को, ये कंपाइलर की खसूसियत ये है कि पूरे कोड को कन्वर्ट कर देता है। और इंटरप्रेटर की क्या होता है? वो कोड को जो है लाइन बाय लाइन करता है, ठीक है, कन्वर्ट। तो ये उनसे थोड़ा तेज़ होता है क्योंकि ये सारा ही कोड उसमें जो है ना मशीन कोड में चेंज कर देता है। तो ऑप्शन यहाँ पर बी है, बाकी ऑप्शन बी देख लें। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ डिबगर, डिबगर का क्या फंक्शन है? टू कंपाइल द प्रोग्राम, टू मैनेज द फाइल्स। सी ऑप्शन में है टू आइडेंटिफाई एंड करेक्ट द लॉजिकल एरर्स, ठीक है। डिबगर का क्या काम होता है? जो लॉजिकल एरर्स होते हैं उनको आइडेंटिफाई करना और उनको दुरुस्त करना। अच्छा जी, नेक्स्ट MCQs की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का मेरे ख्याल में आपको पहले ही मैंने कंसेप्ट दे दिया है, मैंने आपको कहा भी है कि इनको अच्छे से तरीके से कर लें। वर्डप्रेस भी जो इसमें है वो आपकी इसमें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आता है। ऑपरेटिंग सिस्टम, डिवाइस ड्राइवर और डिस्क यूटिलिटी ये इसके सिस्टम सॉफ्टवेयर में ही आते हैं। व्हाट आर यूटिलिटीज़ यूज्ड फॉर, ठीक है। राइटिंग कोड, नो। बी ऑप्शन है जी, मैनेजिंग सिस्टम रिसोर्सेज, जी बिल्कुल ठीक है। ये बिल्कुल इसका बी ऑप्शन जो ठीक है। क्रिएटिंग यूज़र इंटरफेस, नन ऑफ द अबव, ये बाकी सारे ही गलत हैं। मैनेजिंग सिस्टम रिसोर्सेज यूटिलिटीज़ सॉफ्टवेयर का काम है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए करेक्टरिस्टिक्स ऑफ सी लैंग्वेज। सी एक हाई लेवल लैंग्वेज है, बिल्कुल दुरुस्त है। इंटरप्रेटेड लैंग्वेज नहीं, ये पाइथन मैंने एग्जांपल दी है। इंटरप्रेटेड जो है वो कंपाइलर कौन यूज़ करते, पाइथन की लैंग्वेज में यूज़ किया जाता है। और भी काफ़ी हैं, बहरहाल ये थोड़ी सी फेमस आ जाती है। सो इसके सी ऑप्शन में है इट डज़ नॉट सपोर्ट डेटा टाइप्स को भी सपोर्ट करती है, सो ये भी गलत है। इट इज़ प्राइमरी यूज फॉर वेब डेवलपमेंट, ये भी गलत है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल दुरुस्त है, इसको दोबारा देख लें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द करेक्टरिस्टिक ऑफ सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज की ये करेक्टरिस्टिक है कि ये हाई लेवल लैंग्वेज है। नेक्स्ट MCQs की तरफ चलते हैं। व्हाट डज द लिंकर डू, लिंकर क्या काम करता है? कंपाइल्स द कोड, ऑप्शन बी में है लिंक्स ऑब्जेक्ट कोड विद लाइब्रेरीज,
लोड्स प्रोग्राम इनटू मेमोरी, ट्रांसलेट कोड लाइन बाय लाइन। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल दुरुस्त है। इसको हाईलाइट भी कर देते हैं। वाई इज़ इट इम्पोर्टेंट टू कॉमेट कोड? MCQs देखें, ये कॉमेट कोड में कॉमेट क्यों इम्पोर्टेंट है। अच्छा जी, इसमें देखें ये बी ऑप्शन इसका बिल्कुल दुरुस्त है कि टू एक्सप्लेन फंक्शनैलिटी टू अदर्स। ठीक है, दूसरों को फंक्शनैलिटी उसकी दिखाने के लिए, जांचने के लिए इस्तेमाल होता है। बाकी ऑप्शन भी देख लें आप, यहाँ पे मेंशन भी है इसका करेक्ट आंसर। व्हाट इज़ द रोल ऑफ लोडर? लोडर का क्या काम है? इट टू लोड प्रोग्राम्स इनटू मेमोरी फॉर एग्जीक्यूशन। ओके, 18वीं MCQs की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द डिसएडवांटेज ऑफ यूजिंग एन इंटरप्रेटर? मैंने आपको पहले भी बताया कि जो कंपाइलर होता है वो तेज़ होता है क्योंकि वो पूरे कोड को एग्जीक्यूट कर लेता है। इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन करता है तो ये थोड़ा सा लेज़ी होता है, सुस्त होता है। ठीक है, स्लो होता है, सॉरी। और ये इसमें ये हम लाइन बाय लाइन हमें नज़र आ रहा है तो उसी को करेक्ट भी कर लेते हैं। और एक होता है असेंबलर, जो असेंबली लैंग्वेज को, जो एक आप समझ लें कि पुरानी लैंग्वेज है, ठीक है, असेंबली लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है तो वो असेंबलर होता है। ये 3 किस्म के होते हैं। इन विच ईयर द सी स्टैंडर्ड अप्रूव्ड बाय ANSI? तो ये हुआ था 1983 में। ANSI स्टैंड फॉर अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। सी स्टैंडर्ड कब अप्रूव्ड हुआ था बाय ANSI? इन 1983। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ टेक्स्ट एडिटर इन प्रोग्रामिंग? टेक्स्ट एडिटर क्या होता है? जिसमें आप टेक्स्ट लिखते हैं, अपने टेक्स्ट को एडिट करते हैं, ठीक है, फिर लिखा हुआ कोड आप एग्जीक्यूट करते हैं। अगर C++ में है तो कंपाइलर के ज़रिए आप उसको एग्जीक्यूट करते हैं, कंप्यूटर की लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं। और नेक्स्ट इसमें टू एग्जीक्यूट प्रोग्राम्स, सॉरी इसमें टू राइट, ये बी में हमें इसका राइट आंसर मिल गया। हम इसका कंसेप्ट भी साथ साथ देखते आ रहे हैं ताकि आपको इस किस्म के सारा कंसेप्ट भी मिल सके और याद करने में भी परेशानी ना हो। 21 में व्हाट इज़ द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड? अच्छा, ये अब प्रोग्राम आ गया। प्रोग्राम का आपको मैंने कहा कि मैं इंशाल्लाह कंसेप्ट अच्छे से दूंगा क्योंकि जो नहीं भी जानते ना वो उन छोटी छोटी चीज़ों को देखकर अच्छी तरीके से कवर कर लें। अच्छा, ये सी और सी कॉपी कोड, ये तो मेरे ख्याल में उस MCQs के साथ आ गया। ये कोड आपका ये लिखा हुआ है, ये कोड की एक स्टेटमेंट है, लाइन है। अगर एग्ज़ाम में उसका हेडर भी हैश इंक्लूड, ठीक है, वो लिखा हुआ हो तो उसमें भी कोई परेशान होने वाली बात नहीं। कभी कभी ये सिंगल स्टेटमेंट आ जाती, कभी कभी पूरा प्रोग्राम लिखा हुआ आ जाता है, उसमें हेडर वगैरह भी इंक्लूड करके पूरी उसकी बॉडी में उसको दिया जाता है। सी आउट, अच्छा सी आउट ये आउटपुट दिखाने के लिए, ठीक है, इंसर्शन ऑपरेटर और फिर डबल कोटेशन के अंदर जो भी लिखा जाता है ना, ये हमेशा ये आउटपुट में आ जाता है। ठीक है, ये देखिए, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जितना भी कोड, इसमें जो कुछ भी लिखा जाएगा, और एक तो डबल कोटेशन में ये इंसर्शन ऑपरेटर कहलाता है, ये भी आपके MCQs में आएगा। सी आउट आउटपुट को दिखाने के लिए, ठीक है, इस तरह की स्टेटमेंट जो आपको आउटपुट दिखाने के लिए इस्तेमाल होगी। सी आउट इंसर्शन ऑपरेटर, ठीक है, फिर डबल कोटेशन में जो भी लिखेंगे वो आ जाएगा, और सेमी कॉलन आखिर में आपने लगा लेना है। कभी कभी एरर ढूंढने के लिए वो कोड दे देते हैं कि इनमें ठीक है एरर बताएं, तो सी आउट इस तरह दिया होता है और आखिर में ये सेमी कॉलन नहीं होता, तो ये भी आपने ध्यान रखना है। तो इसके अंदर जो डबल कोट्स के अंदर जो भी लिखा हुआ होगा वो आपके, ये देखें इसमें डबल कोट्स भी साथ आ गए, तो इसी वजह से ये भी ठीक नहीं है। सो ये बिल्कुल दुरुस्त है क्योंकि ये जो डबल कोट्स में लिखा है ये सेम टू सेम यहाँ पर आ गया है, इसमें जो है ना कॉमन मिस है। सो ये भी ठीक नहीं है। ऑप्शन ए बिल्कुल दुरुस्त है। 22 की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ वैलिड वेरिएबल नेम इन सी? जो वेरिएबल हम डिक्लेयर करते हैं उसके बारे में जांच लें पहले कि वो कभी भी नंबर से स्टार्ट नहीं होगा, कोई सिंबल से स्टार्ट नहीं होगा। उसके अलावा
उसमें कोई स्पेस भी नहीं होगी, ठीक है। जिस तरह आप स्टूडेंट नेम लिखते हैं तो स्टूडेंट नेम को आप या तो इकट्ठा लिखेंगे या अंडरस्कोर इसमें ऐड कर दें, जिस तरह वेरिएबल और 1 लिख दिया है। अब ये क्यों एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा, बिकॉज ये मैनेज के तौर पर लैंग्वेज में इस्तेमाल होती है। ये जो सिंबल आपको नज़र आ रही है ये मैनेज मैंने से इसको समझा जाता है प्रोग्रामिंग में, सो इसको भी वो कंसीडर नहीं करेगा और इसमें एरर दे देगा। सो इसका बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल दुरुस्त आंसर है। 23 की तरफ चलते हैं। विच ऑपरेटर इज़ यूज फॉर असाइनमेंट इन सी। अच्छा, असाइनमेंट ऑपरेटर, इसमें थोड़ा सा मैं आपको कंसेप्ट दे दूं। अब जिस तरह के शायद मैंने ऊपर कोई एग्जांपल आई है, नहीं, नेक्स्ट प्रोग्रामिंग में नेक्स्ट जो एमसीक्यूज होंगे शायद उसमें आ जाए, बिल्कुल आएगा, ठीक है। जो असाइन करने के लिए होता है ना, वेरिएबल कहते हैं असाइन करें। अब यहाँ पर प्रोग्राम में आप ए लिखेंगे, ठीक है। अगर इंटीजर कोई ले रहे हैं, इंटीजर ए इज़ इक्वल टू, इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं 10 और आगे सेमीकोलन आपने लगाना होता है। तो ये जो एक तो ये वेरिएबल का नाम है, ये वेरिएबल सिंबल है और ये वैल्यू है, ठीक है। ये असाइनमेंट ऑपरेटर ये कहलाता है असाइनमेंट ऑपरेटर। अब ये एक अगले इसकी लाइंस में कहीं भी इस्तेमाल होगा तो इसका मतलब ये है कि ये 10, इसकी जगह ये 10 इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। अब ये ए कहीं भी इस्तेमाल होगा आगे प्रोग्राम में तो इसका मतलब ये होगा कि इसमें 10 स्टोर है। सो ए के अंदर 10 स्टोर ही रहेगा। और जो इक्वल टू इस्तेमाल होता है ना प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, वो डबल इक्वल टू होता है, इसको कंसीडर किया जाता है कि ये इक्वल टू है। सो इसमें असाइनमेंट ऑपरेटर में और इक्वल टू में फ़र्क है, ठीक है। असाइनमेंट ऑपरेटर में असाइनमेंट जो सिंबल है वो क्या है, इक्वल टू। सो इसका राइट आंसर ए है। नेक्स्ट एमसीक्यू है 24। व्हाट विल द आउटपुट, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ, ये एक स्टेटमेंट दी गई है, ठीक है, सी आउट। और इसमें ये कोड को देखें, एक तो 10 + 20, ये स्टैरिक जो है ये मल्टीपल के तौर पर इस्तेमाल होती है। ऐसा नहीं होता जितना हम ज़रब देखते हैं तो उस तरह का नहीं, प्रोग्रामिंग में स्टैरिक इस्तेमाल होते हैं। ये भी एमसीक्यूज़ के लिए इंतहाई इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद कर लें। अच्छा, और दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, ठीक है, वो ये है कि जो आपकी प्रोग्रामिंग में पहले पहले यहाँ पर ये अगर 2 है ना, ठीक है, पहले मल्टीपल इस्तेमाल होगा, ये दोनों आपस में जो है ना इनको कैलकुलेट किया जाएगा और फिर जो जो रिज़ल्ट आएगा उसके बाद ही प्लस किया जाएगा। तो ये 40 हो जाएंगे, 40 + 10 50, 50 इसका जो है करेक्ट आंसर होगा, बी इसका करेक्ट आंसर है। 25 देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डेटा टाइप इन C++। डेटा टाइप कौन सी नहीं है, इंट भी डेटा टाइप है सी में, सॉरी ये सी दिया हुआ है, C++ मैंने क्या दिया, फ्लोट भी डेटा टाइप है, स्ट्रिंग इसमें ये डेटा टाइप नहीं है सी लैंग्वेज में। व्हाट इज़ द मॉडुलस ऑपरेटर, रिटर्न मॉडुलस ऑपरेटर, ये मॉडुलस ये रिमाइंडर भी कहलाता है, रिमाइंडर ऑफ डिवीजन। मैं आपको इसका बता दूं कि एक तो हो गया जो ऑपरेटर्स हैं ना, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, एक हो गया प्लस, एक माइनस, और मल्टीपल के लिए आपको पता है, मैंने अभी आपको बताया कि ये स्टेरिक सिंबल इस्तेमाल होता है स्लैश डिवीजन के लिए, और ये जो सिंबल है ये इस्तेमाल की जाती है रिमाइंडर के लिए, मतलब जो तकसीम में बच जाता है। इस तरह की काफ़ी एमसीक्यूज़ आएंगे, ये कंसेप्ट आप क्लियर कर लें। वो फॉर एग्ज़ाम्पल कहते हैं 5 मॉडुलस 2, मतलब ये है कि इसमें इन दो इसको परफॉर्म करें और इसमें जो मॉडुलस से मुराद है कि जो रिमाइंडर बचे उसका बताएं। तो इसका आंसर होगा 1, क्योंकि सॉरी यहाँ पर आ गया 1 क्यों होगा, क्योंकि अगर 5 पे 2 को तकसीम करें तो इसका रिमाइंडर 1 आएगा। तो ये मॉडुलस ऑपरेटर की खसूसियत है। अगर ये कहते हैं कि जी यहाँ पर ज़रब करें तो यहाँ पर स्टेरिक का वो हो जाएगा, तो इसका आंसर 10 आ जाएगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ की तरफ चलते हैं। व्हाट इज़ द साइज ऑफ एन इंटीजर से मुराद इंट डेटा टाइप इन सी ऑन द मोस्ट सिस्टम्स। मोस्ट सिस्टम में 4 बिट की इसका साइज़ होता है इंटीजर का, और बाकी फ्लोट होता है उसका भी, और जो करेक्टर कैर होता है ना उसका 1 बाइट होता है, ठीक है। ये साइज़ भी 2-3 का आप याद रख लें। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिक्लेयर अ फ्लोटिंग वेरिएबल, फ्लोट वेरिएबल।
फ्लोट एक्स, ठीक है, ये ए इसका आंसर ठीक है। फ्लोट कौन सा, डेसिमल जो वैल्यूज़ होती हैं, डेसिमल से मुराद सिंपल वर्ड में जो इशारिया में आ जाते हैं, ठीक है। इंटीजर में कोई भी वैल्यू जैसे कि 12 है, ठीक है, अगर ये 12.3 आ जाती तो ये एक फ्लोटिंग वैल्यू आ जाती है, फ्लोटिंग पॉइंट में आ जाती है, ठीक है। अगर करेक्टर में है तो कोई भी करेक्टर जो है ये ठीक है, करेक्टर डेटा टाइप इसको कवर करेगा। और इसी तरह डबल और ये जो है ना ज़्यादा वैल्यूज़ के लिए शॉर्ट भी इस तरह। तो बेसिक साइज़ का कंसेप्ट देख लें, इसके रिलेटेड एमसीक्यूज़ भी ज़रूर आएंगे। फिर से ये सिंटैक्स एरर के बारे में पूछा गया कि इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ विल कॉज अ सिंटैक्स एरर, इसमें स्टेटमेंट्स में कौन किस में जो है सिंटैक्स एरर आ जाएगा। ये बिल्कुल कोड ठीक है, सी आउट भी है, इंसर्शन ऑपरेटर भी है, और ये कोटेशन के अंदर जो लिखा हुआ है वो भी ठीक है, सेमी कॉलन भी लगा हुआ है। ये इंटीजर डेटा टाइप है, ठीक है। ये एक्स के अंदर 10 की वैल्यू को सेव किया गया है, और ठीक है, असाइनमेंट ऑपरेटर भी यूज़ किया गया है। फ्लोटिंग में वो वाई की वैल्यू में 5.5 तो असाइन करना चाह रहा था लेकिन असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ नहीं किया, सो इसमें एरर आ जाएगा, ठीक है। बाकी आप जस्ट एक वेरिएबल नेम भी डिक्लेयर कर देते हैं तो तब भी ठीक होता है, तो सो ये भी ठीक है। सम टाइम यहाँ पर सेमी कॉलन नहीं होता, ये सब्जेक्टिव के लिए आप देख लें। बाकी वो वीडियो ज़रूर देखिएगा, वो आपकी सब्जेक्टिव है तो 8 से 10 मिनट में, लेकिन मैंने प्रोग्रामिंग के लिहाज से उसमें काफ़ी हद तक आपकी हेल्प की हुई है, वो आपकी ज़रूर इंशाल्लाह काफ़ी हद तक वो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। 30 की तरफ चलते हैं। व्हाट इज़ द आउटपुट ऑफ, ये एक स्टेटमेंट दी गई है। स्टेटमेंट थोड़ी सी अगर नए हैं तो वो थोड़ी सी कम्प्लेक्स हो सकती है, लेकिन मैं आपको समझाता हूँ। एक तो ये है कि सी आउट दिया हुआ है, इंसर्शन ऑपरेटर दिया है, फिर ये डबल कोर्स में मैंने आपको बताया जो भी चीज़ लिखी जाएगी ना वो एज ए करेक्टर के तौर पर इस्तेमाल होगी। सो ये एज इट इज़ ही आउटपुट में आएगा। फिर इंसर्शन ऑपरेटर है, फिर एक्स है, एक्स की जो भी वैल्यू होगी वो इनके आगे आएगी, ठीक है। अब इफ़ उन्होंने फिर ये यहाँ पर एक्स की वैल्यू भी दे दी है, यहाँ पर असाइन भी कर दिया और कह भी दिया है कि एक्स की वैल्यू क्या है, 10 है। यहाँ पर ये सारी स्टेटमेंट देख के ना आप अपना कंसेप्ट भी ले लें थोड़ा सा कोडिंग किस तरह होती है। फॉर यहाँ पर देखें ये, हाँ ये बिल्कुल ये आंसर आएगा, ठीक है। बाकी क्यों नहीं आएंगे, एक तो ये है कि इसमें डबल कोट्स आए हुए हैं, ठीक है। डबल कोट से मुराद यहाँ पर जो है करेक्टर्स वगैरह को सेव करना है, एरर बिल्कुल नहीं आएगा, बिल्कुल स्टेटमेंट ठीक है। और यहाँ पर ये 10 के ऊपर डबल कोट्स लगाए हुए हैं, सो ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 31 की तरफ चलते हैं। हाउ डू यू डिक्लेयर करेक्टर वेरिएबल, हाउ डू यू डिक्लेयर अ करेक्टर वेरिएबल, CHAR, जस्ट ये वर्डिंग इस्तेमाल करके आप करेक्टर वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं। इंटीजर पूरा लिखने के बजाय आप जो है INT इंट लिखेंगे, ठीक है। करेक्टर की बजाय आप जस्ट, हाँ ये मैंने वैसे ऑलरेडी बता दिया है। नेक्स्ट MCQs की तरफ चलते हैं। विच आर द फॉलोइंग इज ए फ्लोटिंग पॉइंट डेटा टाइप, फ्लोटिंग पॉइंट डेटा टाइप ये हमने पहले बताया हुआ है फ्लोट, और ये किसको डेसिमल्स जो कि फ्लोटिंग पॉइंट मीन्स के इशारिया की जो वैल्यूज़ होती हैं उनको ये सेव करता है, स्टोर करता है। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड, अच्छा ये कोड बताया हुआ है, कोड यहाँ से इसकी जो है 2 लाइंस हैं। अच्छा ये मेरे ख्याल में मैंने ऊपर एग्जांपल भी दे दी, इंटीजर्स दिए हैं जिसमें एक्स की वैल्यू 1 सेव की है 5 और दूसरा वाई की वैल्यू दी है 2, ठीक है। अब कहता है एक्स में रिमाइंडर फाइंड करें वाई को, यानी कि अगर 5 के ऊपर 2 को तकसीम किया जाए तो उसका रिमाइंडर क्या बचेगा, ये मैंने आपको इसकी सैम्पल का वो भी बता दिया, ये भी पहले MCQs आई हुई थी, तो इसका 1 रिमाइंडर बचेगा। ओके नेक्स्ट चल लेते हैं 34 की तरफ से। व्हाट इज़ द आउटपुट ऑफ, ये आपको यहाँ से ये एक स्टेटमेंट दी हुई है। स्टेटमेंट में पूछा गया अगर 15 में से तकसीम करें 2 को तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर 7 आएगा। अब ये 7 क्यों आएगा, 7.5 क्यों नहीं आएगा, क्योंकि उस वक्त तक नहीं आएगा जब तक आप इसमें फ्लोट वेरिएबल को डिक्लेयर नहीं करते।
जब तक इन वैल्यूज़ को आप फ्लोटिंग पॉइंट में लेकर नहीं आते, तब तक ये जो इशारिया वाली आगे वाली वो है उसको कभी भी ज़ाहिर नहीं करेगा, डिक्लेयर नहीं करेगा। सो इसलिए इसका आंसर 7 ही आएगा, जो 0.5 है वो डिक्लेयर नहीं होगा। 35 है विच ऑपरेटर इज़ यूज फॉर इंक्रीमेंटिंग अ वेरिएबल बाय 1। प्लस प्लस यूज़ होता है इंक्रीमेंटिंग के लिए, माइनस माइनस यूज़ होता है डिक्रीमेंटिंग के लिए। अब इनका फंक्शन क्या होता है? प्लस प्लस का ये होता है कि कोई भी वैल्यू होती है उसमें एक यानी कि 1 को प्लस कर देता है, और डिक्रीमेंट का क्या होता है? जो माइनस माइनस सिंबल इस्तेमाल होती है उसका मतलब ये होता है कि वो एक वैल्यू उसमें से कम कर देता है। फॉर एग्जांपल 5 आ जाता है, 5 में से अगर आपने इंक्रीमेंट लगा दिया तो वो 6 हो जाएगा उसकी वैल्यू। अगर डिक्रीमेंट लगाएंगे तो फिर 5 की वैल्यू 4 हो जाएगी। हाँ, ये एमसीक्यूज़ में नेक्स्ट आएगा, इसको ज़्यादा परेशान नहीं होना। ये एमसीक्यूज़ 1-2 इस तरह के आएंगे, आपको कंसेप्ट इसमें आ जाएगा, मज़ीद क्लियर हो जाएगा। 36 को देख लेते हैं। व्हाट विल बी द फॉलोइंग कोड आउटपुट। अच्छा, ये कोड दिया हुआ है, इसमें दोबारा देख लें। ये यहाँ तक 3 स्टेटमेंट है। इंटीजर एक लिया हुआ है जिसमें एक्स इंटीजर है और 5 उसमें वैल्यू सेव है, और बिल्कुल ये देखें एमसीक्यूज़ आ भी गई। और एक्स और ये इंक्रीमेंट में इसमें किया हुआ है प्लस प्लस इसमें, और फिर एक्स की वैल्यू क्या होगी? तो इसके एक्स की वैल्यू 6 हो जाएगी क्योंकि हमने इंक्रीमेंट इसमें इस्तेमाल किया है। नेक्स्ट 35 देख लेते हैं। विच इज़ वैलिड कॉमेंट इन सी। अच्छा, ये मैंने आपको बताया है और ये बताया है। अच्छा, मैंने नेक्स्ट पता नहीं उसमें वो शायद गलत बता दिया था। ये क्लोजिंग के लिए भी ये इस्तेमाल होता है। ये इस्तेमाल होता है सिंगल लाइन के लिए और ये होता है डबल लाइन के लिए। ठीक है, तो वो वहाँ पर आप करेक्ट कर लीजिएगा। तो ये बहुत ही ठीक है। ठीक है, 38 को देख लेते हैं। विच ऑपरेटर इज़ यूज फॉर कैलकुलेट द मॉडुलस। मॉडुलस ये एमसीक्यूज़ हम पहले इसका कंसेप्ट ले चुके हैं। मॉडुलस के लिए सिंबल ये इस्तेमाल होती है, और इसको रिमाइंडर भी कहा जाता है कि जो तकसीम करने के बाद रिमाइंडर बचता है उसके लिए ये सिंबल है और ये वो रिज़ल्ट देता है। 39 है। विच स्टेटमेंट विल करेक्टली टेक एन इंटीजर इनपुट फ्रॉम द यूज़र। ये है जी, ये सिंबल कहलाती है एक्सट्रैक्शन। ठीक है, सी इन ये इस्तेमाल होती है यूज़र से इनपुट लेने के लिए, आउटपुट दिखाने के लिए सी आउट, और एक्सट्रैक्शन ये वाली सिंबल, और फिर जो आउटपुट में दिखाना वो आगे लिख देते हैं। व्हाट डज द ऑपरेटर, ये स्टैरिक किस लिए इस्तेमाल होता है? मल्टीप्लिकेशन के लिए। हमने ये पहले ही कंसेप्ट ले लिया था, इसको मेंशन कर देते हैं यहाँ पर। इफ़ टोटल एज इज़ 1 2 3 123, व्हाट विल बी द एवरेज एज व्हेन डिवाइडेड बाय 10। एवरेज एज कितनी होगी जब इसको 10 पे तकसीम करेंगे? बज़ाहिर तो ये 12.3 इसका आंसर आएगा, 12.3। लेकिन जब तक मैं इसको पहले ही बता चुका हूँ कि जब तक इसको फ्लोटिंग पॉइंट में इसका रिज़ल्ट हम मेंशन नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर फ्लोटिंग पॉइंट कहीं भी नहीं लिखा हुआ, ना ही मेंशन है, तब तक ये आंसर इशारिया में नहीं देगा, ये इंटीजर ही कंसिडर करेगा। तो इसका आंसर 12.3 नहीं बल्कि 12 आएगा। What will happen if a program runs divide by 0? डिवाइड बाय 0 आ जाए ना किसी चीज़ पे तो ये रन टाइम एरर दे देता है। यहाँ में ऑप्शन में कहीं भी होगा, इट विल कंपाइल सक्सेसफुली, नो। इट विल रन बट रिटर्न 0, नो। इट विल कॉज अ रन टाइम एरर, ये सी इसका करेक्ट आंसर है। इट विल प्रोड्यूस एन इन्फिनाइट लूप, नो। ये बाकी सारे गलत हैं, और सी इसका करेक्ट आंसर है। जब भी किसी वैल्यू को 0 के साथ डिवाइड किया जाएगा तो रन टाइम एरर देगा। उसके लिए एक सोल्यूशन फिर काफ़ी तरीक़ों से किया जाता है, इफ एल्स के भी ज़रिए भी किया जाता है। खैर, ये अलग कंसेप्ट आ जाता है। नेक्स्ट एमसीक्यू से देख लेते हैं। व्हाट काइंड ऑफ वैल्यूज़ डज द फ्लोट डेटा टाइप स्टोर। डेसिमल नंबर्स, ये कंसेप्ट मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ कि जो फ्लोट डेटा टाइप है वो डेसिमल नंबर्स, मतलब जो इशारिया वाले वैल्यूज़ होते हैं उनको स्टोर करने में मदद देता है। अच्छा, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ यूजिंग सी आउट इन सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग टू डिस्प्ले आउटपुट? ये भी मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, सी इन का भी फंक्शन बता चुका हूँ, सी आउट का भी। तो सी प्लस प्लस में जो सी आउट है ये आउटपुट दिखाने के लिए इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है। व्हाट डज सी इन एज 2, ये क्या करेगा?
ठीक है। ये हमें ज़ाहिर हो रहा है कि ये सी इन हम यूज़र से इनपुट लेते हैं, ठीक है, और फिर वो स्टोर किस में होगी, इस एज 2 में स्टोर होगी। Assigning the value of age2 to input stream node to take input from the user and assigns it to age2। इसका भी करेक्ट आंसर है। बाकी ये दोनों ही गलत होंगे। डिस्प्ले द वैल्यू ऑफ age2 नहीं, डिस्प्ले के लिए नहीं हो रहा, सी एन इस्तेमाल हो रहा है। डिक्लेयर्स age2 एज ए वेरिएबल, ये भी गलत है। नेक्स्ट MCQs देख लेते हैं। व्हाट इज़ द फर्स्ट स्टेप इन सॉल्विंग अ प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम अकॉर्डिंग टू द टिप्स। फर्स्ट आपका स्टेप क्या होता है, जैसे कि मैंने पहले एक एग्जांपल दी थी कैलकुलेटर की, उसमें आपने पहले क्या करना होता है, एनालाइज करना होता है प्रॉब्लम को, मतलब टास्क को आपने एनालाइज करना होता है प्रॉब्लम को, कि इसको सॉल्व किस तरह किया जाएगा, इसके किस किस तरह हिस्से बनाए जाएंगे, क्या क्या, मतलब एनालाइज किया जाता है। सो इसका पहला ये हमेशा एक स्टेप होता है। ऑप्शन सी इसको टिक कर लें। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। अच्छा, ये फिर कोड आ गई, स्टेटमेंट आ गई हैं। ये थोड़ी सी 5-6 लाइंस की हैं, लेकिन आसान होगा। इसका कंसेप्ट मैं दे देता हूँ। पहले उसने इंटीजर लिया है, ठीक है, एक्स में 5 वैल्यू सेव कर दी है और पूछ रहा है इफ़ अगर एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन है 3 से, ठीक है, तो फिर हेलो आउटपुट शो करें, अदरवाइज़ वर्ड शो कर दें। तो इसका आंसर क्या आएगा, हमें पता है एक्स ग्रेटर देन है 3 से, क्योंकि 5 हमें पता है 3 से बड़ा है। तो इसका मतलब ये है कि ये ट्रू हो जाएगी। जब ट्रू होगी तो हम ये चलाएंगे, अगर ये गलत होगी तो एल्स वाली ये स्टेटमेंट चलाएंगे जिसमें आउटपुट वर्ड आएगा। तो ये करेक्ट है, सो हम इसको हेलो, इसका आउटपुट आएगा और हम इसको टिक कर लेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट अ लॉजिकल एंड ऑपरेशन। एंड ऑपरेशन, ये लॉजिकल एंड ऑपरेशन के लिए हम जो है लिखते हैं। और अगर आ जाए विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट अ लॉजिकल और ऑपरेटर, तो उसमें ये सिंबल्स इस्तेमाल होती हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। इसमें आउटपुट क्या होगा, ये कोड दिया गया और इसमें वो पूछते हैं कि एक तो इंटीजर ए की वैल्यू में 10 है, बी की वैल्यू में 20 स्टोर किया हुआ है। और इसमें ये देखें कि अगर ए की वैल्यू, एक तो ये कि ए अगर लेस देन है बी से, हमें पता है ए लेस देन है बी से, एंड ए ग्रेटर देन है 5 से, ए की वैल्यू 10 है, तो ये दोनों दुरुस्त हैं। एंड ऑपरेटर का क्या मतलब होता है कि अगर दोनों ही दुरुस्त हों, ये भी पहली स्टेटमेंट भी दूसरी भी, तो तभी ये करेक्ट होगा, ठीक है। अदरवाइज़ अगर इनमें से एक ठीक आ जाए, एक गलत आ जाए, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट गलत शो होगी। सो इसका आंसर फिर ये फाल्स आता। सो ये दोनों स्टेटमेंट ठीक हैं, एंड ऑपरेटर है तो ये ट्रू आ जाएगा। इसको ठीक भी कर लेते हैं। और अगर यहाँ पर और ऑपरेटर आ जाता है, मतलब ये वाली सैम्पल्स इस्तेमाल हो रही होती, इसको सॉरी ये मैं इसको करेक्ट नहीं करना चाह रहा। अगर तो ये सिंबल होती यहाँ इस कोड में, तो फिर इसमें से दोनों में से कोई एक भी ठीक हो जाती तो ये ट्रू कंसीडर होता और ये पहली स्टेटमेंट चल जाती, इसका आउटपुट ये आता। नेक्स्ट MCQs चल लेते हैं। व्हाट विल बी द फॉलोइंग कोड आउटपुट। ये कोड दिया गया है, ये यहाँ से इसकी स्टेटमेंट्स शो हो रही हैं, यहाँ से चल रही हैं। इंटीजर एज में जो है 18 वैल्यू को सेव किया गया और पूछा गया अगर एज इक्वल टू ग्रेटर देन और इक्वल टू है 18 के, तो फिर ये चलाएं। तो इसमें साफ ज़ाहिर है कि एक या ग्रेटर देन हो या इक्वल टू हो। हमें तो पता है एज इक्वल टू 18 है, ठीक है, 18 हो 19 हो तो ये पहला ही चलना है। अगर 17 आ जाएगा तो ये फिर फॉल्स हो जाएगा, तो ये स्टेटमेंट चल जाएगी। तो इसको ये बी इसका करेक्ट आंसर है। मेरे ख्याल में आज के लिए इतना ही। मैं कोशिश करूँगा अगर टाइम मिला तो मैं इसका बी पार्ट भी बना दूँ ताकि मज़ीद आपके कंसेप्ट क्लियर हो सके। लेकिन ये है कि आपने जो सब्जेक्टिव की वीडियो है वो भी आपने लाजमी देखनी है, चेक करनी है। इंशाल्लाह मिलेंगे फिर कभी नेक्स्ट वीडियो में। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और सपोर्ट भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।